नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता, सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष रजनीश जी हैं। रजनीश जी, प्रशांत किशोर ने आपकी पार्टी हाँ जी। के नेताओं पर हमला किया और कहा कि तेजस्वी यादव में कोई काबिलियत नहीं है। अगर वो कहीं नौकरी मांगने जाएंगे, नौकरी उनको मिलेगी नहीं। मैं उनसे किसी भी सूरत हाल में कम नहीं हूँ। जनता के बीच में मैसेज दे रहे हैं कि तेजस्वी यादव में कोई खास काबिलियत नहीं है। आप लोग की क्या टिप्पणी होगी इस पे? नहीं, वो जो यह बात बोल रहे हैं वो तो एक तरफा और गलत बात। आप एज ए मिनिस्टर उनका परफॉर्मेंस देख ले कि वह कैसे हेल्थ डिपार्टमेंट का क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए हॉस्पिटल में कैसे बेटर फैसिलिटी हो, पेशेंट के लिए कैसे बेटर सुविधा अवेलेबल हो, डॉक्टर प्रेजेंट रहे। इसके लिए कल भी मुजफ्फरपुर में उन्होंने चेक किया है। तो अगर एबिलिटी नहीं रहती उनको लिए, बहुत सारे लोग पॉलिटिकल फैमिली से है लेकिन परफॉर्म नहीं कर पा रहे। हो सकता है प्रशांत जी में भी क्वालिटी है, हो सकता है क्या है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तेजस्वी जी में क्वालिटी नहीं है। एज ए हेल्थ मिनिस्टर आप उनका परफॉर्मेंस देखिए कि लगे हुए हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, हॉस्पिटल के लिए, जनता के लिए। आपसे अगला ये सवाल होगा कि क्या लगता है, आप पे आरोप लगाया गया है कि जहां एक तरफ एनडीए धर्म के नाम पर राजनीति करती है, नफरत फैलाती है, वहीं जो महागठबंधन है वो जाति के नाम पर लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। बुनियादी मुद्दों से आप लोगों को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ जो है जाति के नाम पर सवर्णों को आइसोलेट करना है, नफरत फैलाना है। ये आरोप जन सुराज की तरफ से लगाया जा रहा है। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इस मसले को लेकर? ये एकदम से गलत बात बोल रहे हैं प्रशांत जी। पिछले इलेक्शन से ही हम लोग के पार्टी का स्टैंड आप देख लीजिए कि पिछले बार जब इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, तो हम लोग केवल आरजेडी थी जो ए टू जेड की बात कर रही थी और डेवलपमेंट की बात कर रही थी। जो भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए था वही तरह तरह के जो कास्ट फ्रिंज पॉलिटिकल पार्टी है उनको इकट्ठा करके और जातीय गोलबंदी कर रही। किसी भी सभा में कहीं पर भी आरजेडी ने जातिवाद की बात नहीं की। और जब हमारा ए टू जेड का फॉर्मूला चल चुका है, आप लोग को याद ही है पिछले बार थोड़ा सा से सरकार बनते बनते बचा था, फिर हम लोग को क्या जरूरत है जातिवाद करने का? और जरूरत भी है तो प्रेजेंट लीडरशिप जातिवाद नहीं करे। कहीं पर भी देख लीजिए, किसी सभा में देख लीजिए, कहीं पर जातिवाद पर बात नहीं हो रही है, सबको लेकर चलने की बात हो रही है। आपको याद होगा तेजस्वी जी ने एक बार, आशुतोष जी ने सभा किया था, उनको बोला भी था कि हमें चांस दीजिए एक बार, देखिए हम सबको लेकर चलेंगे। नाउ आरजेडी इज प्रोजेक्टिंग इटसेल्फ एज ए इंक्लूसिव पार्टी, नॉट एज ए एक्सक्लूसिव पार्टी। यह सबके लिए, लोगों को नौकरी देने के लिए सोच रही है, एजुकेशन इंप्रूवमेंट के लिए सोच रही है, मेडिकल फैसिलिटी। जातिवाद की तो बात अभी सोच ही नहीं रही। पार्टी में भी देखिए बहुत सारे सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी बनाए गए जिसमें सभी जाति के लोगों को इंक्लूड किया गया है। अब दूसरे लोगों पर भी है, सवर्ण लोगों पर भी है कि वो लोग भी पार्टी से जुड़े। जब जुड़ेंगे तभी तो पार्टी में जवाबदेही दी जाएगी और सबको साथ लेके जो चलने की मुहिम है वो सफल होगी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर आरजेडी ए टू जेड की बात करेगी, ये बातें कही जा रही है, कई राजनीतिक विश्लेषक ये करेगा, अगर आरजेडी ए टू जेड पार्टी की बात करेगी, जो दलित वोट बैंक है, अति पिछड़ा वोट बैंक है, वो आप लोगों से कहीं ना कहीं दूर हो जाएगा। नहीं, ये क्यों दूर होगा जब सबको, क्योंकि आप लोग का दही चूड़ा पूरा अच्छे तरह से फेटाया नहीं। प्लीज क्वेश्चन अगेन। दलित, मैं कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव दही चूड़ा बढ़िया से फेंटने की बात कर रहे थे, लेकिन क्या लगता है कि वो फेटाते फेटाते रह गया? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। मिलने में और मिक्सिंग होने में टाइम लगता है, आप लोग भी जानते हैं। जैसे ही लोगों को लगेगा कि सबके लिए काम किया जा रहा है, किसी को जानबूझ के बाईपास नहीं किया जा रहा है, कोई वोट दे चाहे नहीं दे, सबको साथ लेकर चलने की मुहिम जारी है, तो मिक्सिंग होगा ही। लेकिन आप जानते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस के साथ सोशल प्रोसेस है, टाइम तो लगता ही है। अगला सवाल आपसे ये होगा हमारा कि जो अभी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो विरोध कर रहे हैं कि हम लोगों ने काफी वक्त जाया कर दिया, अब बीपीएससी एग्जाम लेगी, क्या गारंटी है इस बात की? तो उन्होंने कहा कि हमने कई एग्जामिनेशंस पास किया तो हमें नौकरी दी जानी चाहिए। और
आपके जो महागठबंधन में माले के नेता हैं वो भी विरोध कर रहे हैं, संदीप सौरभ। ये कह रहे हैं कि ये गलत बात है जो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि सबसे बातचीत हो गई, हम लोग से बात की नहीं गई। तो एक तरफ जहाँ नीतीश कुमार और लालू यादव मिलकर के पूरे देश की विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके महागठबंधन में दरार हो रहा है। दरार नहीं है, माले वालों में एक बात है कि वो लोग पब्लिक के कंसर्न, जेन्युइन कंसर्न को एक्सप्रेस करते हैं। संदीप जी ने भी कहा है, एक बात आप ध्यान से सुनिए कि यह जो बीपीएससी से जो अपॉइंट होगा वह बिहार के एजुकेशन को इम्प्रूव करने के दिशा में एक माइलस्टोन होगा। लेकिन कुछ जो इनएबिलिटीज है, जो बातचीत करके उसको दूर कर दिया जाए, उनकी भी जो बात है, कुछ पॉइंट्स उनका वैलिड है। जैसे कि वर्किंग टीचर्स जो ऑलरेडी है उनको एक डिपार्टमेंटल प्रमोशन की व्यवस्था हो, जो सीटेट टेस्टेट पास है तो आज न कल तो उनको करना ही था, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम जो पास है वही लोग दे पाएंगे। लेकिन कभी ना कभी एजुकेशन रिफॉर्म को आज किया गया है, नहीं तो पूरा बिहार में आप जानते ही हैं, आप लोग सब लोग कहता था कि एजुकेशन का परफॉर्मेंस खराब हो रहा है। तो यह एक बहुत बड़ा माइलस्टोन, एक मेजर स्टेप्स है। और संदीप जी की बात भी सही है। अभी मैं विपक्षी लोगों से, जो लोग को भी स्टूडेंट के फ्यूचर से कंसर्न है, वह सरकार का समर्थन करे कि एक स्कैम फ्री एग्जाम हो और सबको जेन्युइन अपॉर्चुनिटी मिले। क्योंकि आप लोग जानते हैं साइबर हैकर्स लगे रहते हैं पेपर लीक कराने पर। सबसे बड़ा स्टूडेंट का दुश्मन वो लोग है, और दूसरा स्टूडेंट लोग प्रिपेयर करना शुरू कर दे जिससे कि अच्छे से उनका फ्यूचर ब्राइट। और क्या आप आश्वस्त कर सकते हैं कि क्या आप आश्वस्त कर सकते हैं उन अभ्यर्थियों को कि कहीं कोई धांधली नहीं होगी? क्योंकि आजकल कहा जाता है कोई भी राज्य हो, पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, इंटरव्यू होते थे, अब उसके बाद धरना होता है, प्रदर्शन होता है, फिर कोर्ट होता है। तो क्या 2 और जो प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है वो नहीं गुजरना पड़ेगा? उनको धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा, लाठियां नहीं खानी पड़ेंगी, कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा? क्या आप ये दावा कर सकते हैं आरजेडी नेता होने के नाते? सरकार की तरफ से फुल प्रूफ ही किया जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि आजकल के असम में पेपर लीक हुआ था, गुजरात में पेपर लीक हुआ था। ये जो पेपर लीक कराने वाला जो गैंग है वो लोग भी कितना, आप जानते हैं ताला कैसा भी बना, ये एक चोर होता ही है। तो सब लोग स्टूडेंट, सब लोग अलर्ट रहे ऐसे चोर और थीप से। और सरकार के तरफ से तो ऐसी फुल प्रूफ व्यवस्था की ही जाएगी। और किसी को भी थोड़ा भी भनक लगे तो स्टूडेंट के इंटरेस्ट में बोले कि जिससे कि एग्जाम का पेपर में कोई गड़बड़ी हो ही नहीं, तो बाद में धरना प्रदर्शन ये सब की क्या जरूरत हो। लेकिन सरकार के तरफ से निश्चित तौर पे पूरी कोशिश की जाएगी ही, और पुलिस प्रशासन भी इस पर। लेकिन बात यह है कि जो एनडीए की सरकार थी, उस वक्त भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे और इस वक्त भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तो क्या अंतर आ जाएगा? अंतर एनडीए के सरकार से या किसी से मेन है विल पावर का। तो आरजेडी ने स्टूडेंट, प्रो स्टूडेंट और क्वालिटी रिक्रूटमेंट के लिए कमिटेड है। तो यह पूरी तरह से चाहेगी कि कहीं से भी डिपार्टमेंट में जो भी हो फेयर हो और फेयर रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो, और जो इसमें गद्दार मक्कार साइबर क्राइम करने वाले लोग घुसे पड़े हैं, इनसे इस प्रोसेस को दूर रखा जा सके। मतलब अगला एक सवाल है, मैं सवाल ले लेता हूं। अभी दिख रहा है कि मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच अस्पताल में तेजस्वी गए थे, वहां पे अधिकारियों को फटकार लगाया और कहा कि एकदम बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, मरीजों को दवाइयां मिलनी चाहिए, डॉक्टर्स अवेलेबल होने चाहिए, जो वहां पे मशीन्स हैं वो काम करने चाहिए। इसके पहले पीएमसीएच में भी गए थे, तो क्या सिर्फ इस तरह से वो जाएंगे, मीडिया में हवा खड़ा होगा, या वाकई में जमीनी स्तर पर कुछ काम हो रहा है, अस्पताल सुधर रहे हैं, दवाइयां मिल रही हैं, साफ सफाई की जा रही हैं, या सिर्फ एक तरह से ये एक तरफ बताने की कोशिश है या एक छवि गढ़ने की कोशिश है कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे? इसके पहले भी कई बार मंगल पांडे भी जा चुके हैं अलग अलग अस्पतालों में। तो क्या वाकई में जनता सुधार की कोई अपेक्षा रखे तेजस्वी यादव से स्वास्थ्य महकमा में? जरूर रखें। देखिए, जैसे अब मशीन क्लीन करके रखना है, तो वो जो टेक्नीशियन वहां काम करता है उसका ड्यूटी है। अब वो तो मिनिस्टर नहीं जाएगा क्लीन करने, डॉक्टर टाइम से आए, अपने रोस्टर को फॉलो करे, वो डॉक्टर का काम है। लेकिन मिनिस्टर अगर ध्यान नहीं देता है तो होता क्या है, ये लोग लैक्स हो जाते हैं, फिर अपने हिसाब से ड्यूटी एडजस्ट करते हैं। फार्मासिस्ट उसमें नहीं रहता है,
फार्मेसी में बैठा हुआ, जो मेडिसिन अवेलेबल होना चाहिए सुपरिटेंडेंट अरेंज नहीं करता है। लेकिन जब उसे लगता है कि सुपरवाइज करने के लिए मिनिस्टर अपने आएगा, तो सिस्टम अलर्ट पर हो जाता है, तो नेचुरली इससे इंप्रूवमेंट होगा ही। आप मेडिकल कॉलेज में जाके देखिए, मैक्सिमम जो डॉक्टर का ड्यूटी है एमएस स्कॉलर कर रहे हैं, 24 घंटा 48 आवर्स एमएस स्कॉलर ड्यूटी पे, और जो मेन डॉक्टर वो नहीं रहते थे। तो तेजस्वी जी जब पीएमसीएच में इंस्पेक्शन किए, कल रात एसकेएमसीएच में इंस्पेक्शन हुआ है, तो कम से कम मिनिस्टर को पता चला कि गड़बड़ी क्या हो रही है। अब मशीन ठीक से रख रखा हो, रोस्टर ठीक से फॉलो हो, कम से कम महंगा दवाई नहीं, जो नॉर्मल जीवन रक्षक दवाइयां वो दवाई अवेलेबल रहे, ये सब पे तो फर्क पड़ेगा ही नेचुरली, तो पड़ना है ही। चलिए, सवर्ण आयोग की बार बार बात आ रही थी, और तो क्या इस तरफ आप लोग बढ़ने वाले हैं? क्या उसके जो डेटा हैं सवर्ण आयोग को लेकर, आरजेडी में सवर्णों को लेकर कुछ हो सकता है क्या? कुछ बातचीत चल रही है क्या? पार्टी बोल ही दी है, ए टू जेड के लिए काम कर रही है। सवर्ण आयोग का मुद्दा, पहले बीजेपी एनडीए में थी, सरकार था, इन लोगों ने कुछ नहीं किया। तो सवर्णों का आप सब प्राचीन काल से पढ़ते आ रहे हैं कि एक गरीब ब्राह्मण था, एक दरिद्र ब्राह्मण था। तो जो ब्राह्मणों का कंडीशन है दलितों के कंडीशन के बराबर, ऑलमोस्ट, केवल आप इंटेलेक्चुअल प्लेन को छोड़ दीजिए। तो सवर्ण आयोग गठन करने का मुख्य उद्देश्य है कि उसमें जो गरीब ब्राह्मण है, जिनके पास जीवन यापन के लिए भी कष्ट है, तो उनको, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए गरीब क्षत्रिय भी, गरीब कायस्थ भी, रिजर्वेशन की बात नहीं। सवर्ण, मैं एक एग्जाम्पल दिया, केवल ब्राह्मण ही नहीं, जितने सवर्ण है जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, जिनके पास, तो उनकी स्थिति का जायजा लिया जाए, बच्चों को पढ़ने के एक स्कॉलरशिप हो। जैसे कोई लेडी विडो हो गई तो विडो को हेल्प के लिए कुछ किया जाए। फिर जो लड़के अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे बीपीएससी मेंस में पास हुए या यूपीएससी में पास हुए या इंजीनियरिंग में, तो उनको जो स्टूडेंट कैश क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है, इस सब के थ्रू माने क्या करने से उनकी स्थिति इंप्रूव होगी। क्या आरजेडी के अंदर इस तरह की बातें हो रही हैं? कोई रूपरेखा तैयार की जा रही है आरजेडी के अंदर? आरजेडी जो घोषणा पत्र में कहती है वो करती है। लोगों को लगता है आरजेडी भूल गई। आप जानिए, हम लोग एजुकेशन में रिफॉर्म के लिए कमिटेड थे, तो हम लोगों ने लाया। इस बात पर भी है, जैसे ही टाइम लग रहा है, लेकिन सबके लिए, सवर्णों के लिए भी, उनके गरीब बच्चों के लिए भी, उनकी माताओं जो विधवा है, जो स्वरोजगार कर सके, कुछ कर सके, इंप्रूवमेंट के लिए बातचीत तो चल ही रही है और होगा ही। चलिए, और आप चूंकि विद्यार्थियों को लेकर के, तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को लेकर बहुत सारी बात बताते रहते हैं, तो क्या कोई संदेश देना चाहेंगे जो एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं? चुनाव के वक्त में नौकरियां निकलती हैं, तो विद्यार्थियों को और शिक्षक अभ्यर्थियों या किसी भी अभ्यर्थी कहें, तो उसके लिए क्या कोई आप संदेश देना चाहेंगे? शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कोचिंग वाले जो लोग सब हैं, वो लोग सही उनको गाइड कर ही रहे हैं। उनको तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो पढ़ाई शुरू कर दे। लेकिन मैं जो नॉर्मल स्टूडेंट है, क्लास 9, 10, इन सबको कह रहा हूँ, सब आजकल मोबाइल चला रहा है। उनका जो जनरल नॉलेज का जो बिल्डअप है, बिहार में आप देखिए, सब सोशल मीडिया पे पॉलिटिकल न्यूज खाली देखना चाहता है। कोई जनरल नॉलेज, जैसे कि रेसलिंग में कौन परफॉर्म किया, जैसे आईपीएल मैच है, कोई क्रिकेट मैच हो रहा है, तो जैसे इस सब को देखते हैं, तो जो नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स जो हो रहा है, जो सोलर पावर में क्या काम कर रही है गवर्नमेंट, जैसे आयुष्मान भारत के लिए क्या प्रोग्राम है, इस सब पर वो बचपन से ही सुने। जैसे मैं एक एडवाइस दे रहा हूँ, वो ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज सुने, बीबीसी का न्यूज सुने, और जो इंग्लिश वर्ड्स के स्पेलिंग है, स्पेलिंग ठीक से लिखे। ये स्कूल के प्रोफेसर, स्कूल के टीचर भी कर सकते हैं अच्छे से। और तो स्टूडेंट को क्या है कि शुरू से अपना माइंड बिल्डअप करे, क्लास 9, 10 से ही, और अपने को हैपनिंग से एक्सपोज करे। और मैं बिहार के सोशल मीडिया चैनल वालों से भी अपील करना चाहता हूँ, आपसे भी करना चाहता हूँ, कि आप लोग जैसे पॉलिटिकल न्यूज देते हैं या कोई इमीडिएट जो अकरेंस होता है उसके बारे में इमीडिएट ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश कर, आप एक 10 मिनट का प्रोग्राम स्टूडेंट के लिए चलाइए, क्लास 9, 10, 11 के लिए भी, कि देश में क्या हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है, डिफेंस में क्या हो रहा है। जैसे मैं एक बात कर रहा हूँ, बिहार के न्यूज चैनल से एब्सेंट है, मिजोरम बॉर्डर पे बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। बर्मा का सरकार, म्यांमार का सरकार जबरदस्ती लोगों को घुसा रही है, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ।
हवाई जहाज से बम्बार्डिंग कर रही है अपने सिटीजन्स पे, और मिजोरम बॉर्डर से घुसा रही। लोगों में जो शरणार्थी का जो भारत के बॉर्डर पे घुसा रहा है, चारों तरफ से जो नेबरिंग कंट्री है, बांग्लादेश से चकमा शरणार्थी को चटगांव से घुसा रही है, वो लोग अभी अरुणाचल में आ रहे हैं। अब अरुणाचल में सोशल प्रॉब्लम शुरू हो रहा है। तो ये फॉरेन मिनिस्टर का फेल्योर है। फॉरेन मिनिस्टर क्या बात कर रहे हैं? दुनिया में आप कहीं सुने हैं लोग अपने सिटीजन पे हवाई जहाज से बम गिरा रहा है? बर्मा वालों ने पहले गिराया उसमें रोहिंग्या पे, अब मिजो लोगों पर गिरा रहा हो, और वहां जाकर मिजोरम बॉर्डर पर देखिए क्या हो रहा है। तो हर तरफ से पश्चिमी बॉर्डर पाकिस्तान के तरफ से ड्रग्स घुसा रहा है। तो ये सब बात पे थोड़ा एक्सपोज देना जरूरी है। एक दूसरा मैं कह रहा हूँ, प्रशांत किशोर जी से वो बात कर रहे हैं, असम एक छोटा स्टेट है, 6 साल में 6 मेडिकल कॉलेज खुला है। 2015 से मैं देख रहा हूँ, तेजपुर मेडिकल कॉलेज, फिर बरपेटा मेडिकल कॉलेज, इस बार 3 मेडिकल कॉलेज एक साथ आया। नलबाड़ी मेडिकल कॉलेज, नौगांव मेडिकल कॉलेज, लखीमपुर मेडिकल कॉलेज, कार्बी आंगलोंग दीपुर, 6 मेडिकल डिबेट आप लोग सोशल मीडिया पे एक 10 मिनट का चलाइए, और इन द सेक ऑफ स्टूडेंट, और पॉलिटिशियन से भी पूछिए, इस पर डिबेट, तो कम से कम फ्यूचर हाईलाइट में हेल्प होगा। चलिए, तो राजेश जी जो सैनिक प्रकोष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, आरजेडी से जुड़े हैं, काफी बेबाकी से अपनी बात को आपने तमाम मसलों पे रखा है। आपका अपना बहुमूल्य वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।